मेरे प्यारे दोस्तों, देश के कई नेता और कई ऐसी घटना हुई जिसे भुलाना असंभव है। एक नेता और एक ऐसी घटना के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। आज हम जिस नेता के बारे में बात कर रहे हैं उस नेता का नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। और उनके शासन काल में जो घटना घटी वो है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरा देश के समाज को, पूरा देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1990 में उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कई वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशों की लागू करने की घोषणा कर दी। तो मानो देश में भूचाल सी आ गया। कहीं इसे लागू करने की खुशियां मनाई जाने लगी तो कहीं इसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। इसके आंदोलन में 159 लोग अपने आत्मदाह करने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की और 63 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो क्या है मंडल आयोग? इसके इतने विरोध के बावजूद उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने क्यों इसे लागू किया? आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वीपी सिंह उन राजनेताओं में से थे जो गरीबों की बात की, पिछड़ों की बात की, उनकी हक के लिए पैरवी करी और जा बैठे देश के सबसे बड़े पद पर, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। वीपी सिंह का जन्म 25 जून 1931 ईस्वी में हिंदू परिवार राजपूत जमींदार के घर में हुआ था, जो इलाहाबाद के बेलन नदी के तट पर स्थित है। बाद में मांडा के राजा ने उनको गोद लिया और वे उनका उत्तराधिकारी बने। उनका समाज और राजनीति में काफी दिलचस्पी था। उसमें काम करने के लिए वह अपना नींव तैयार कर रहे थे। उस समय कांग्रेस पार्टी सबकी पसंदीदा पार्टी थी, तो वीपी सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 1971 में कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीते। 1971 में उन्होंने लोकसभा के चुनाव जीते और 1974 में उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको वाणिज्य उप मंत्री बना दिया। वीपी सिंह राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनका पॉलिटिकल ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह जनता में बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। बहुत जल्द उन्होंने इंदिरा गांधी के करीबियों में से एक बन गए। इसके चलते उनको 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिया गया। वीपी सिंह राजनीति में ईमानदार नेता के रूप में पहचान बना लिए थे। वो गरीबों के लिए बात करते थे, गरीबों के लिए काम करते थे, ऐसा उनका छवि बन चुका था। वह न तो भ्रष्टाचार करते थे और न ही भ्रष्टाचार करने वाले को माफ करते थे।
मिस्टर क्लीन जिंदाबाद, मंडा के राजा जिंदाबाद, नहीं चलेगा परिवार, अब होगा भ्रष्टाचार परवार। बीपी सिंह केंद्र के रुख किया और कई मंत्रालयों में वो बहुत अच्छा योगदान दिया और वह एक ईमानदार नेता के रूप में अपने इमेज को बढ़ाया, इजाफा किया। 1984 में इंदिरा जी के हत्या के बाद जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो बीपी सिंह को उत्तर प्रदेश से बुला करके फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए। जब वह 1984 से लेकर 1987 तक वित्त मंत्री रहे। वह फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले लाइसेंस राज और गोल्ड स्मगलिंग के रोकने के लिए गोल्ड पर टैक्स कम कर दिए। एक अनोखा फैसला लिया कि जो पुलिस तस्कर के सोने को पकड़ेंगे उसे इनाम के तौर पर एक हिस्सा दिया जाएगा। वे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ईडी के अधिकारों को बढ़ा दिए। उस समय के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी और अभिनेता अमिताभ बच्चन जैसे कई नामी ग्रामीण हस्तियों पर टैक्स बचाने के आरोप थे, तो वे बहुत जल्द ही इनकम टैक्स और ईडी के रडार पर आ गए। उनके इस फैसले से जहां एक तरफ जनता में पॉपुलर हुए, वहीं दूसरी तरफ अपने ही पार्टी में वह दुश्मन बन बैठे। इसलिए राजीव गांधी जी ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर से हटा दिया। 1987 में उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह 3 महीना ही उस पद पर बने रहे। बोफोर्स सौदे के खरीदारी में, डिफेंस डील में दी जाने वाली रिश्वत में जांच करने के लिए उन्होंने ठान लिए। लोगों को मानना था कि बीपी सिंह के खुफिया एजेंसी के द्वारा बोफोर्स के बारे में कुछ जानकारी है जो उस समय के प्रधानमंत्री के इमेज को खराब कर सकती थी। इसलिए उनको इस पद से हटा दिया गया। लेकिन पार्टी के इस फैसले को उन्हें नागवार गुजरा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बाद में जनता मोर्चा पार्टी का गठन किया। इसी पार्टी के टिकट पर इलाहाबाद के बाई इलेक्शन जीते। बीपी सिंह 11 अक्टूबर 1988 में एक नए पार्टी की स्थापना की। उस पार्टी का नाम उन्होंने रखा जनता दल। इस जनता दल में उन्होंने कई पार्टियों का विलय किया और उसी के बदौलत उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का रास्ता साफ कर किया। बीपी सिंह ने भारत में कांग्रेस और राजीव गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। वह हर सभा में बोफोर्स सौदे और उनमें होने वाली धांधली के चर्चा करते थे और इसके राजनीतिक मुद्दा भी बनाया। उन्होंने समूचे विपक्ष को कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा किया और 1989 में होने वाली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और वहां जनता दल की जीत हुई। 2 दिसंबर 1989 में बीपी सिंह ने 7वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मंडल आयोग लागू करो, कब तक ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे, मंडल आयोग लागू करो, लागू करो। तब के प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। तो मानो देश में भूचाल सी आ गया और देश की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। 1975 के उस समय के प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिए। इमरजेंसी की 21 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव का घोषणा हुई तो उस समय कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और उसमें जनता पार्टी की जीत हुई और मोरारजी देसाई उस पार्टी के प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर कई पिछड़े वर्ग के नेता चुनाव जीते और मोरारजी देसाई ने कांग्रेस पार्टी के कई राज्यों में जहां सरकार थी उसे भंग करके वहां पर विधानसभा का चुनाव करवाया। वहां पर जनता पार्टी की जीत हुई और बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी। उन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में 20% की आरक्षण देने की घोषणा करी। फिर क्या था, वह है केंद्र की राजनीति में भी इसे लागू करने की आवाज उठने लगी। तब मोरारजी देसाई ने बिहार के बीपी मंडल की अध्यक्षता में 20 दिसंबर 1978 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, यानी कि मंडल आयोग का गठन किया। हमारे देश में अनुसूचित जाति और ओबीसी अति पिछड़े और वंचित थे। उनके उत्थान के लिए उन्होंने सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की। इसमें कोई शक नहीं था कि यह आरक्षण उनको आगे बढ़ने में काफी मदद की। मंडल आयोग गठन करने का पीछे मकसद यह था कि देश में पिछड़े वर्गों की कितनी संख्या है और उनको विकास करने के लिए सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण दिया जाए, इसका सिफारिश करना। जनवरी 1979 ईस्वी में आयोग अपना काम शुरू किया। तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और जनता पार्टी भी टूट गई। दिसंबर 1980 में आयोग ने तब के कांग्रेस सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आयोग के अनुसार देश के विभिन्न धर्मों के कुल 3743 ऐसी जाति की आबादी है जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके उत्थान के लिए उन्होंने 27% आरक्षण की मांग की, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 52% थी। तब के प्रधानमंत्री ने इस आयोग के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और राजीव गांधी जी इस मंडल आयोग के सिफारिश को लागू करने के हिम्मत नहीं दिखाई। इसका वजह शायद यह था कि इसका विरोध बहुत हो रहा था। खास तौर पर छात्र नेता इसका विरोध खूब कर रहे थे। उनका मानना था कि यह जनरल छात्रों के साथ यह अन्याय हो रहा है, जो पहले ही अन्य जातियों के लिए, पिछड़ों के लिए 22.7% आरक्षण है। यदि यह अब 27% कर दिया जाएगा तो बाकी हम लोगों के लिए क्या बचेगा। मंडल आयोग के विरोध के बावजूद अति पिछड़ों के विकास के लिए, उनके मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह बहुत जरूरी था। ये सदियों से पिछड़ा हुआ वर्ग है और ओबीसी समाज भी सरकारी नौकरियों में कहीं नहीं पाई जाती थी, वो कहीं नहीं थी। इसलिए उनके उत्थान के लिए इस आयोग को, मंडल कमीशन को लागू करने की जरूरत थी। मंडल कमीशन
पिछड़े के लिए एक आशा की नई किरण लेकर आई थी। बीपी सिंह ने मंडल आयोग कमीशन की सिफारिश को कैसे लागू किया, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।